सो रहे होते हैं। तब अचानक मुखिया और इसके आदमी वहां जाकर बिरजू के घर को आग लगा देते हैं और वहां से खिसक जाते हैं। पूरे इलाके में शोर मच जाता है। सभी लोग बिरजू के घर की तरफ भाग खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी इनको बचाने के लिए आग में कूदने की हिम्मत नहीं करता। अरे आशा, खाना तैयार होने में और कितना वक्त लगेगा? तुम रोज ही देरी कर देती हो। सब लोग काम पर चले जाते हैं, मैं सबसे आखिर में पहुंचता हूँ। तो खेतों में जाने से कौन सा कोई तीर मार लेते हो? मेरे लिए यहाँ आग जलाना मुश्किल हो गया है। मेरे साथ काम में हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं। सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। खाना तैयार होने में अभी आधा घंटा और लगेगा। ये सब तो तुम्हारा रोज का मुसल्ला है। मैं रोज देर से पहुंचता हूँ। मैं हल तैयार करता हूँ, तब तक तुम मेरा खाना तैयार कर दो। आशा के खाना तैयार करने तक बिरजू बेल को लेके आ जाता है। ये लो अपना खाना और वक्त पर खा लिया करो। रोज ही काम की वजह से खाना खाना आपको याद नहीं रहता। आज जरूर याद रखना। जब भी मुझे काम पर भेजने लगती हो तब तुम अच्छे से बात करती हो, लेकिन ज्यादातर तो मुझ पे गुस्सा ही होती रहती हो। बहुत अजीब सा स्वभाव है तुम्हारा, आज तक समझ नहीं सका मैं तुमको। इसके बाद बिरजू अपने बेल को अपनी जमीनों की ओर लेके चला जाता है। खेतों में जाते साथ ही बिरजू अपना काम शुरू कर देता है। थोड़ा सा काम करने के बाद बिरजू का बेल थक कर रुक जाता है। अरे ये क्या हो गया? तुम फिर थक गए? लेकिन इसमें मेरी ही गलती है कि तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो गई है और मैं अभी भी तुमसे बेहिसाब काम करवाता हूँ। बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, वो कर लो, फिर घर चलते हैं। और सुनो मेरे प्यारे बैल, में कल ही 2 नए बैल खरीद लूंगा। बस आज का दिन गुजारो किसी तरह, ठीक है ना मेरे प्यारे बैल? थोड़े ही वक्त में काम मुकम्मल होने के बाद बिरजू और इसका बैल दोनों थक जाते हैं और फिर घर की राह पर हो लेते हैं। घर पहुंचकर बिरजू बैल को बांध देता है। आशा, बैल को चारा डाल दो और इसके आगे पीने के लिए पानी भी रख दो, और इसके बाद मेरा खाना भी लगा दो। मैं हाथ मुंह धुकराता हूँ। पहले सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर खाना बनाकर मैं थक जाती हूँ। अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। आप खुद ही अपना खाना उठाकर खा लो। इसके बाद बैल को भी घास खुद ही डाल लें। बिरजू ने खुद खाना खाया। अपना खाना खत्म करने के बाद अपने बैल को घास डाली, पानी पिलाया और सोने की तैयारी करने लगा। सुबह मुझे दूसरे गांव जाना है भागीवान ने बैल खरीदने के लिए। पता नहीं कितने के आएंगे। देखो, हमारे पास एक बैल है तो सही, नए की क्या जरूरत है? इवे पैसे जाये मत करो। नरमल बड़ा हो रहा है, इसको शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है, इसकी फिक्र करो। देखो, हमारे बैल की उम्र ज्यादा हो गई है, वो सीहे से हल नहीं चला पाता, तो खेतों का काम आधा अधूरा ही होता है। ताकि खेतों का काम पूरी तरह से हो सके, इसलिए 2 नए बैल खरीदने का सोच रहा हूं। अभी घर में जो रकम मौजूद है, इनसे मैं बैल खरीद लेता हूं,
और जब खेतों में हल ठीक से चलेगा तो फसल अच्छी होगी। तो इससे नरमल की पढ़ाई के लिए रकम इकट्ठी कर लेंगे। बड़े खैरखा हो इस बेल के, अगर ये खेती का काम नहीं कर सकता तवा इसको पालने पर खर्चा करने की क्या जरूरत है। इसे मंडी में ले जाकर बेच दें। अरे भागीवान, तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। कितने सालों से यह बेल हमारा साथ दे रहा है, हमारा कितना काम किया है इसने। मैंने ऐसा किया गलत कह दिया, सब ऐसा ही तो करते हैं। अब ये हमारा कोई काम नहीं कर सकता। मुनासिब होगा इसके पालन पर पैसे जाये न करें और इसे बेच दें और अपने मजीद नुकसान से बच जाएं। इसने हमारे लिए इतना हल चलाया, हमारी फसल को कामयाब बनाया, और तुमने इतनी बेदर्दी से कैसे बोल दिया कि उसको किसाई को बेच दूं। तुम्हें जरा भी इस पर रहम और तरस नहीं आया? तुम इतनी खुदगर्जों कैसे बन सकती हो? आपने पहले कब मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? ये तो इवे ही फजूल का खर्च है। लेकिन मुझे क्या, आपकी मर्जी, जो करें। दोबारा मैं इस मामले में कोई बात नहीं करूंगी। आपका जो दिल कहता है उसी की माने, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मेरे जन्म से मेरे साथ ही है और मेरे मरने तक मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुम्हारे साथ मजीद सर नहीं खपा सकता। कल मुझे दूसरे गांव जाना है। मुनासिब होगा अब मैं भी सो जाऊं। मुझे भी लड़ाई का कोई शौक नहीं। वैसे भी करनी तो तुमने अपनी मर्जी ही है। अगली सुबह बिरजू मंडी पहुंच गया। जानवर देखने के बाद बिरजू को 2 बैलों की जोड़ी पसंद आ ही गई और बिरजू की इनके मालिक से रेट भाव की बातचीत होने लगी। ये देखो दोनों बैल, ये जवान खूबसूरत और ताकतवर हैं। हाँ, मुझे ऐसे ही खूबसूरत बेलों की तलाश थी। बहुत ही मजबूत बेल हैं, लेकिन इनके पैसे कितने मांग रहे हो? इनकी कीमत सिर्फ 2 लाख है। और ऊपर वाले इतने महंगे, कुछ कम करें भाई। मैं तो सिर्फ 1.5 लाख लाया हूं घर से। एक बैल की कीमत लाख रुपए है। मैं पूरे महीने से घर से खुला रहा हूं इनको। तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि जवान बैल की खुराक कैसी होती है और इस पे कितना खर्चा आता है। तो वो सब कीमत मैंने इनके दाम में भी तो शामिल करनी है ना। वो तो मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें 2.25 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। चलो सौदाते हुआ तुम वही दे दो, क्योंकि तुम मेरे पुराने जानने वाले हो, इसलिए इन दामों में ही ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, फसल की पैदावार बारिश पर मुनहसर है। अगर बारिश हो तो फसल की पैदावार बढ़ जाएगी, ना हुई तो ये सौदा तुम्हारे लिए नुकसानदा होगा। तुम नए बेलों पर इतनी रकम क्यों खर्च रहे हो, जबकि एक बेल पहले से तुम्हारे पास मौजूद है? तो इन बेलों का चारा कैसे पूरा करोगे? तुम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। इलाके के सब लोग भी यही बात करते हैं। मेरी जमीनों के करीब से एक नदी गुजरती है और वो नदी हमारे गांव के मुखिया जी की है, तो उन्हें कुछ पैसे देकर मैं पानी खरीद लूंगा। चलो भाई, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं घर को निकलता हूं। कुछ ही देर के बाद बिरजू बैलों को लेकर घर पहुंच जाता है। भाग्यवान, ये देखो, मैंने नए बेल खरीदे हैं। बताओ कैसा लगा मेरा सौदा? ये बहुत ही तवाना लग रहे हैं और इसी वजह से इनकी कीमत भी अच्छी खासी महंगी होगी। कितने पैसों में मिले? ये काफी महंगे लगते हैं। तुमने सही अंदाजा लगाया है। ये बेल खूबसूरत और मजबूत हैं। इनको खरीदने में मेरी जिंदगी की सारी कमाई लग गई और ये जवान होने की वजह से एक लंबे अरसे तक हमारे काम भी आएंगे। आपने जिस व्यापारी से इनको खरीदा था, इससे पुराने बेल को फरोख्त करने की भी बात करनी थी ना। तुम अपनी बकवास बंद करो। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, मेरा बेल मेरे साथ ही रहेगा। दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करना। लेकिन आपने अपनी सारी जमा पूंजी तो इन बैलों को खरीदने में लगा दी। अब नई फसल के लिए खर्चा कहाँ से लेंगे? पैसे बिल्कुल खत्म हो गए और इस दफा बारिश भी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, तुम इस बात की परेशानी न लो। मैं आज ही गांव के मुखिया जी से कुछ रकम उधार ले लूंगा और इससे नई फसल का खर्चा कर लेंगे और फसल के लिए पानी भी खरीद लेंगे। वो सस्ते में मिल जाएगा। अगले ही दिन बुरजू मखिया जी के पास चला जाता है। इसकी बात पर मखिया जी बहुत नाराज हो जाता है। बिरजू, तुम्हारी ये औकात
कि तुम मुंह उठाकर सीधे ही पैसे मांगने चले आए। लेकिन एक तरीका है, अगर तुम्हें वाकई ही पैसों की जरूरत है तो तुमने अपने जो 2 नए बैल खरीदे हैं, तुम्हें वो मेरे हवाले करना पड़ेंगे। जैसे ही तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम हो जाए, वापस आकर के अपने बैल वापस ले जाना। तुम अपने खेतों में काम कर लो और फसल काश्त करके बैल मुझे दे जाना, वरना मेरे आदमी खुद आकर ले लेंगे। बिरजू मजबूर था, इसके पास और कोई हल नहीं था। बिरजू अपने बीलों को मुखिया को देने पर राजी हो जाता है और मुखिया जी से रकम लेकर वहां से चला जाता है। बिरजू अगले दिन से ही नई फसल की काश्त शुरू कर देता है। नई फसल की काश्त करने के लिए बिरजू दिन रात एक करके नई फसल का बीज जमीन में डाल देता है। आज तुम दोनों को नए मालिक के पास जाना होगा और परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं जल्द ही तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। जैसे ही फसल तैयार होगी, इसको बीज कर सबसे पहले तुम्हें आजाद कराऊंगा। बिरजू शाम को दोनों बैल मुखिया जी के हवाले करके घर चला जाता है। कुछ ही महीनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। जैसे ही फसल काटूंगा, इसे मंडी में बीज कर पहले अपने बैलों को चुहड़ाऊंगा। इसके बाद बिरजू घर को चला जाता है और मुखिया जी तक ये बात इसका मुंशी पहुंचा देता है। बिरजू अपने बेलों को चुहड़ाने की तैयारी में है। वो अपनी फसल बीज कर सबसे पहले सीधा आपके पास आएगा। मुंशी यार, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे बिरजू मेरे पैसे वापस न कर सके और बदले में मैं इसके दोनों बैल भी हड़प लूं और जमीन भी। मुखिया जी, एक उपाय है मेरे पास। हम मिलकर बिरजू के खेतों में आग लगवा देते हैं। इससे बिरजू की सारी फसल तबाह हो जाएगी, तो वो काटेगा क्या और बीचेगा क्या? मशूरा तो अच्छा है, जल्द से जल्द इस काम को करने की जरूरत है। लेकिन मुंशी, ये काम आज रात को ही मुकम्मल करना होगा। रात होते ही मुखिया और इसका मुंशी बिरजू के खेतों में घुस जाते हैं और बिरजू की फसल को आग लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब बिरजू अपने खेतों में पहुंचता है तो सब देखकर उसके दुख और हैरत की इंतहा नहीं रहती। ए ऊपर वाले, ये सब कैसे और क्या हो गया? अब मैं किधर जाऊंगा? मैंने कितनी मेहनत से फसल तैयार की थी, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। अरे बिरजू, ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तुम्हारी फसलों को किसने जलाया? मुखिया जी, कोई पता नहीं चला, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं तबाह हो गया हूं। मैंने जो भी रकम आपसे उधार ली थी, सब इस फसल में लग चुकी है। अब इस तैयार फसल को बीजकर सारा कर्जा अदा करना था और अपने बेल भी वापस लेने थे। अब मेरे खानदान का क्या होगा? हम सब भूखे मर जाएंगे। देख बिरजू, क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरी रकम वापस चाहिए। अगर तुमसे रकम नहीं बनी तो समझना तुम्हारे बैल गए। ये सब कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। मुंशी देखो, अपनी चाल कामयाब हो गई। इसके बैल तो गए समझो, लेकिन साथ में मुझे इसकी जमीन भी हथियानी है। उसकी जमीन बहुत खेती उगलती है। बताओ मुंशी, इसके लिए क्या करें? मुखिया जी, आप परेशान ना हों। जो हाल इसके खेतों का क्या है, वही हाल इसके घर का भी करते हैं। और फिर एक दिन चुपके से जब बिरजू और इसके खानदान वाले सो रहे होते हैं, तब अचानक मुखिया और इसके आदमी वहां जाकर बिरजू के घर को आग लगा देते हैं और वहां से खिसक जाते हैं। पूरे इलाके में शोर मच जाता है। सभी लोग बिरजू के घर की तरफ भाग खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी इनको बचाने के लिए आग में कूदने की हिम्मत नहीं करता। तो अचानक निर्मल के रोने की आवाज आती है।
तो साथ में ही खड़ा शामू बहादुरी से बीरजू के घर में दाखिल हो जाता है और अंदर जाके क्या देखता है कि बीरजवावरास की बीवी झुलस गए हैं, लेकिन उनका बेटा निर्मल अभी भी जख्मी हालत में जिंदा है। पर उसने अगली ही सुबह बीरजवावर इसकी बीवी की लाशों की तदफीन कर दी और दूसरी तरफ मुखियाजी ने बीरजू के गिरे पड़े घर पर भी कब्जा जमा लिया। पर शामू निर्मल को लेकर दूर शहर चला जाता है। मामा जी मेरे सामने मेरे माँ बाप झुलस कर दम तोड़ गए। मुझे सब मालूम है। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें लेकर शहर ना आता तो मुखिया और इसके आदमी तुम्हें भी खत्म कर देते। एक बात याद रखना, मुखिया ने आधे गांव की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और उसी ने तुम्हारे उम्मा अबा को भी कत्ल किया है। अपना बदला लेना ना भूलना। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। शामू की बात सुनकर निर्मल रोने लगा और उसी दिन से जोर लगाकर पढ़ाई की और अपनी मेहनत से एक बड़ा इंस्पेक्टर बन जाता है। अब उसकी उम्र भी 32 साल हो चुकी थी। आपके जो मुझ पर एहसान है शामू चाचा, मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं आज ही अपने गांव जाऊंगा और उस मुखिया से अपना हिसाब किताब पूरा करूंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। निर्मल गांव जाते साथ ही मुखिया और उसके मुंशी और साथ और लोगों को गिरफ्तार करके हवालात में फेंकता है और डंडे की मार के जोर पर इनसे सारे गुनाह कबूल करवाता है और जिसकी ज़मीन उस मुखिया ने हथियाई होती है सबको वापस करवाता है। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है और वैसे भी किसी गरीब के साथ ज़्यादती करके कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता।